आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनाएगी। अपनी मेहनत से आप वह हासिल करें जो आपके सपनों में है। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। रूस की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और ज्यादा प्रभावी माध्यम के रूप में उभरेगा ब्रिक्स, बोले प्रधानमंत्री। कूटनीति के माध्यम से समाधान पर जोर देते हुए कहा कि हम युद्ध नहीं, संवाद का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कजान में की द्विपक्षीय वार्ता। भारत चीन संबंधों को क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा, आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का करेंगे मार्गदर्शन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने की व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ भी की द्विपक्षीय बैठक। सरदार पटेल के महान योगदान के सम्मान स्वरूप उनकी 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक 2 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह के रूप में मनाएगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। कहा, यह समारोह सरदार पटेल की उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना के प्रतीक का होगा साक्षी। चक्रवाती तूफान दाना के आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर टकराने की आशंका। कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। भारतीय तटरक्षक बल ने किए एहतियाती उपाय। 288 बचाव दल तैनात। ओडिशा में स्कूल कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद। भुवनेश्वर एयरपोर्ट समेत 150 से अधिक ट्रेनों का परिचालन रद्द। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से पुणे में। सीरीज में भारत 0-1 से पीछे। बेंगलुरु में खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट से मिली थी हार। रूस की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सीमित पूर्ण सदस्य सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मंच के विश्व को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। उन्होंने ब्रिक्स परिवार से जुड़े सभी नए सदस्यों और साथियों का स्वागत किया और सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी अभिनंदन किया। 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। ब्रिक्स सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व युद्धों, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितताओं, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसी अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। विश्व में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम डिवाइड की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी सभी देशों के लिए प्राथमिकता के विषय हैं। मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के
गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हम सभी को एक मत होकर मजबूती से सहयोग देना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देशों के युवाओं में रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। यूएन में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के लंबित मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, सेफ और सिक्योर एआई के लिए ग्लोबल रेगुलेशंस के लिए काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रकार के विचारों और विचारधाराओं के संगम से बना ब्रिक्स समूह आज विश्व को सकारात्मक सहयोग की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी विविधता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सर्वसम्मति से आगे बढ़ने की परंपरा हमारे सहयोग का आधार है। उन्होंने कहा कि हमारी ये गुणवत्ता और ब्रिक्स स्पिरिट अन्य देशों को भी इस फोरम की ओर आकर्षित कर रही है। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भी हम सब मिलकर इस यूनिक प्लेटफॉर्म को संवाद, सहयोग और तालमेल का मंच बनाएंगे। ब्रिक्स के फाउंडिंग सदस्य के रूप में भारत अपने दायित्वों का हमेशा निर्वहन करता रहेगा। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। भारत
भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों नेता 5 वर्ष के बाद बातचीत के लिए आमने सामने आए। इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते न सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि दोनों देशों के अच्छे संबंध तथा वैश्विक शांति के लिए भी जरूरी हैं। दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे पर बनी सहमति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। मुलाकात के दौरान भारत ने चीन की शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता का समर्थन किया। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। वे सबसे पहले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मिले। गर्मजोशी और हंसी ठहाकों के बीच दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल जाना, साथ ही भारत यूएई के संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ भी मुलाकात की। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कजान में राष्ट्रपति शावकत के साथ शानदार बैठक हुई और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। 23 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी रानी चेन्नम्मा की जयंती के अवसर पर संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना और अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी रानी चेन्नम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक की इस वीरांगना ने हड़प नीति के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और अपने साहसिक बलिदान से इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। इस अवसर पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 7वें अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेने के लिए भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर
ओलाफ शोल्ज अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। जर्मनी के चांसलर आज रात दिल्ली पहुंचेंगे और 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता होटल ताज पैलेस में जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तत्पश्चात दोनों नेता हैदराबाद हाउस में अंतर सरकारी परामर्श और दोनों देशों के बीच समझौतों के आदान प्रदान के लिए मिलेंगे। आईजीसी परामर्श के लिए चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी रहेंगे। आईजीसी एक संपूर्ण सरकारी ढांचा है जिसके तहत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्रों में चर्चा करते हैं। दोनों नेता सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभा की गतिशीलता के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श के लिए बातचीत भी करेंगे। बता दें कि इसके पश्चात जर्मन चांसलर 26 अक्टूबर को गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बैडेन वुर्टेमबर्ग और लड़ाकू सहायता जहाज फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी की इंडो पैसिफिक तैनाती के हिस्से के रूप में एक निर्धारित बंदरगाह पर रुकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करने हेतु 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ उनकी 150वीं जयंती मनाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक भारत के लोकतंत्र की स्थापना के पीछे एक विजनरी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थायी विरासत और कश्मीर से लक्षद्वीप तक भारत के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान योगदान के सम्मान स्वरूप उनकी 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक राष्ट्रव्यापी समारोह के रूप में मनाएगी। यह समारोह सरदार पटेल की उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना के प्रतीक का साक्षी होगा। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवाती तूफान दाना का अनुमान जताया गया है, जिसके 24 अक्टूबर की रात को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पुरी और सागर द्वीपों के बीच पहुंचने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके मद्देनजर भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने तटीय इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और सभी एहतियाती उपायों को तेजी से लागू किया जा रहा है। चक्रवात दाना से रेलवे और हवाई यातायात पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। रेलवे ने एहतियात के तौर पर 150 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है ताकि संभावित चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम से 16 घंटे के लिए उड़ान संचालन को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच शुक्रवार सुबह तक तट से टकरा सकता है। इससे पहले ही तटरक्षक बल ने समुद्र में जहाजों और विमानों को तैनात कर मछुआरों को सुरक्षित ठिकानों पर लौटाने की हिदायत दी है। आईसीजी की आपदा राहत टीमें उच्च सतर्कता पर हैं और तटवर्ती इलाकों में बचाव और राहत कार्यों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ मिलकर मछुआरों और तटीय समुदायों को लगातार अलर्ट भी भेजा जा रहा है ताकि वे समुद्र से दूर रहकर सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। और अब खबर खेल जगत से जुड़ी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। इस मैच में
भारत को सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले टेस्ट में 8 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना चुका है। मुकाबला सुबह 9:30 बजे के करीब शुरू होगा। भारत की प्लेइंग 11 में 6 बल्लेबाज, 2 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनरों के शामिल होने की संभावना है। तकनीकी कौशल के अभूतपूर्व प्रदर्शन में अमरावती ड्रोन समिट 2024 ने अपने मनमोहक ड्रोन शो के साथ 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। लगभग 5,500 ड्रोनों की विशेषता वाले इस कार्यक्रम ने आंध्र प्रदेश को भारत के ड्रोन प्रौद्योगिकी परिदृश्य में एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित किया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। What you see is the largest formation representing the 1911 commemorative stamp, and this is happening in Mana Amaravati, the world's first recorded airmail flight in the year 1911. This groundbreaking expedition was memorialized on its Golden Jubilee anniversary with a commemorative stamp in 1961. As they say, Ladies a and gentlemen, picture. this is your captain speaking. We are now beginning our descent into Amravati. If you look out from your window, you will see the majestic Buddha Stupa lit up in all its glory, welcoming you to the Amravati Drone Summit. Please fasten your seatbelts, sit back, and take in the sights as we make our approach to the next frontiers of aviation. Ladies and gentlemen, we have now landed at the Vijayawada International Airport, the city of the future, Amaravati, Vikasit Bharat. India's strong economy and dynamic markets have placed us at the heart of global connectivity, nestled perfectly between the East and the West. Our airports are among the world's busiest, as also the most sustainable, with initiatives ranging from solar energy harnessing to zero waste practices, reflective of India's strong commitment to a future of green aviation. Today, UAVs serve as silent guardians for farmers, assisting with the precise spraying of fertilizers and pesticides, monitoring crops, and increasing harvest. In remote villages and isolated communities, UAVs have become lifelines, carrying essential medicinal supplies to those who would otherwise be unreachable. And beyond the fields, they serve as our eyes in the sky, capturing data that helps us build smarter and plan better. And India today is deeply honored to host the Amaravati Drone Summit, bringing together thought leaders, innovators, and Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Vande